हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको इंटेक्स क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी एज वेल एज एनसीईआरटी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर 59 पे जो आपके क्वेश्चंस है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, तो किसने सबसे पहले सेल को ढूंढा था? तो स्टूडेंट्स, सेल की डिस्कवरी 1665 में एक इंग्लिश बॉटैनिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक उन्होंने की थी। उन्होंने खुद के ही बनाए हुए प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराने या कह सकते हैं पहले माइक्रोस्कोप से उन्होंने ये सेल को ढूंढा था और उन्होंने इस सेल को ढूंढा था कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस मतलब पेड़ की जो छाल होती है या खाल जो भी हम कहते हैं उसके ऊपर से इन्होंने ढूंढा था। क्वेश्चन 2 देखते हैं। वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि सबसे छोटा बेसिक स्ट्रक्चर है। देखो इसको लिखेंगे कैसे। Cells constitute various components of plants and animals. A cell is the smallest unit of life and is capable of all living functions. तो हर एक सेल में, चाहे वो हज़ारों हों चाहे करोड़ों सेल्स हों, हर सेल में इंडिविजुअली सब तरह के फंक्शंस होते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। आप ये समझ के चलो कि एक एक सेल को मिलाकर ये पूरा का पूरा शरीर का ढांचा तैयार किया गया है। दिस इज द रीज़न वाई सेल्स आर रिफर्ड टू एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। यही कारण है कि अगर हम लोग एक घर बनाते हैं तो उसमें मिनिमम एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो मिनिमम एक सेल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। All cells vary in their shape, size and activity they perform. हर एक सेल का शेप साइज अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स, आपने अपने टेक्स्ट बुक के फिगर्स में देखा होगा कि किस तरीके से नर्व सेल का शेप अलग होता है, ब्लड सेल का शेप अलग होता है, मसल सेल का शेप अलग होता है। इनफैक्ट द शेप एंड साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। और हर सेल का साइज शेप एक स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए उनको अलाउ करता है या उसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए वो सेल बने हुए होते हैं। अब इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 61 पे जो है। हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। तो किस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलता है, वाटर सेल के अंदर से बाहर निकलता है, यानी कि आपने देखा होगा अपनी चमड़ी पे से पसीना बाहर निकलता है। हम जब भी टाइट कपड़े पहनते हैं तो दम घुटता है, हम जैसे ही रिलैक्सड हो जाते हैं या फिर कहते हैं ना पजामा टी शर्ट पहन लेते तो हमें रिलैक्स फील होता है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है सेल्स में। तो ये सब कैसे होता है? तो देखो, द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम एनवलप बोलते हैं सेल का, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सिलेक्ट करके सिलेक्टिवली चीज़ों को ही परमिशन देती है। एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। और वो ध्यान रखती है कि कौन सी चीज़ अंदर आएंगी और कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी। तो देखो, मूवमेंट ऑफ CO2 देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम जब भी रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जनरेट होता है। Therefore it is present in high concentrations। concentration का मतलब होता है बच्चों मात्रा, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। This CO2 must be excreted out of the cell। और इस CO2 को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside of the cell। अब स्टूडेंट्स, अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर के एटमॉस्फेयर में देखो तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ऑस्मोसिस मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया था। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार लेक्चर्स देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। Therefore, according to the principle of diffusion, diffusion यानी घुल जाना, मिक्स हो जाना, CO2 moves from a region of higher concentration inside the cell। क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, towards a region of lower concentration, मतलब सेल के बाहर। Similarly, O2 enters the cell by process of diffusion। ऑक्सीजन क्या करता है, इसी कारण से जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन की कम, बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाता है हमारे सेल के।
तो डिफ्यूजन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल इज लो एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स। तो इस तरीके से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है। अब बात करते हैं वाटर की मूवमेंट की। तो वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। वाटर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में मूव करता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए या फिर सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल यानी कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ को नहीं, सिलेक्टिवली परमिएबल है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखो, हाउएवर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन इट। तो हमेशा ये याद रखना है कि अगर सेल के अंदर वाटर फ्लो करेगा तो सेल कैसा हो जाएगा, सूज जाएगा। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किशमिश। किशमिश अक्सर आपने देखा होगा, उसको हम पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाती है ना। वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो भाई हम लोग क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन माने छलनी। तो देखो, द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये ध्यान रखती है या ये रेगुलेट करती है मूवमेंट, सब्सटेंस अंदर आएगा कि बाहर जाएगा सेल के, ये सब इसकी जिम्मेदारी होती है। दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेज एंड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस को अंदर आने देती है, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को रोकती है। तो ये सारा का सारा काम उसी का होता है, इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। यानी कुछ चीज़ों को वो सिलेक्ट करके परमिशन देती है और कुछ को नहीं देती है। अब देखो, पेज नंबर 63 पे जो इंडेक्स क्वेश्चन है, टेबल है, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, आपने मोबाइल फ़ोन तो देखा ही होगा, है ना। हर बच्चे को बिना मोबाइल फ़ोन के तो वो जी ही नहीं सकता आज के समय में, ये कोई भी इंसान नहीं जी सकता। तो प्रोकार्योटिक मतलब पुराने समय का जो मोबाइल होता है, मॉडल आपने देखा होगा, पहले कितने भारी भरकम मोबाइल होते थे, छोटी सी स्क्रीन और उसके अंदर बटन्स होते थे जिसे टच करना पड़ता था, प्रेस करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे पतले होते गए मोबाइल, हल्के होने लगे, टच स्क्रीन मतलब टच स्क्रीन आने लगी। तो ये सब क्या होता है, धीरे धीरे एडवांसमेंट होता है। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में भी ऐसा ही। प्रोकार्योटिक मतलब जब सेल ढंग से बना भी नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी ढंग से नहीं बना है, वेल डेवलप न्यूक्लियस ही नहीं है उसके अंदर। और आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस तो बॉस है सेल का, जो न्यूक्लियस बोलता है वही सेल को करना पड़ता है। और यूकार्योटिक क्या है, एडवांस वर्जन है इसका, इसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल होता है। तो यही इनका बेसिक डिफरेंस है। तो देखो, साइज इसकी बहुत ही छोटी होती है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। यानी सोचो, -6 मीटर, दिखेगा भी नहीं, 10 लाख गुना छोटा है हमको। फिर यूकार्योटिक सेल होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब न्यूक्लियर रीजन देखो, न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, पुअरली डिफाइंड, ढंग से बनाया हुआ ही नहीं है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। तो इसीलिए न्यूक्लियोइड हम इसको कहते हैं, इसके अंदर ढंग से न्यूक्लियस बना ही नहीं है। इसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ढंग से बना होता है। प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर का कवर। इसके अंदर बस एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, जेनेटिक कोड्स ढंग से होते हैं। फिर यहाँ पे देखो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। अब इसके अंदर कोई ढंग से सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सब ढंग से होते ही नहीं। यहाँ पे सारे बढ़िया बढ़िया सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई। अब ये सब क्या करते हैं, ये सब ढंग से फंक्शन करते हैं, तभी तो किसी की भी मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाती है। अब देखो, पेज नंबर 65 पे है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो क्या आप 2 ऑर्गेनल्स के बारे में बता सकते हो जो खुद के जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एंड प्लास्टिड्स are the 2 organelles that contain their own genetic material. Both these organelles have their own DNA and ribosomes. इन दोनों के अंदर इनके DNA और ribosomes अलग खुद के होते हैं। DNA मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर भाई सेल किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है, केमिकली कह लो या फिजिकली, तो क्या होगा। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस। तो सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और वो सब कुछ कर सकता है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, then the ability of cell to perform all living functions such as respiration, nutrition, excretion etc would be affected। तो ये सारी चीज़ें जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जिंदा रहने के लिए, वो सब अफेक्टेड हो जाएंगी। अब देखो, वाई आर लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। तो बच्चों, सुसाइड का मतलब होता है खुद की ही जान ले लेना, तो वो सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड यानी मेम्ब्रेन्स के ऊपर चिपके हुए हैं, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। These enzymes are capable of breaking down any foreign food particle or microbes entering the cell। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी फूड पार्टिकल को पचा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कोई भी माइक्रोब अगर सेल के अंदर घुसेगा तो उसको भी खत्म कर सकते हैं। समटाइम्स लाइजोसोम कैन कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल बाय रिलीजिंग दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद इन द सेल। अब क्या हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, या जैसे कहते हैं ना टेक्निकल खराबी, तो उसी तरीके से क्या हो जाता है, उल्टा खेल हो जाता है। ये लाइजोसोम क्या कर देता है, सेल के ऊपर ही रिलीज कर देता है जो इसका डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिससे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन सेल के अंदर कहाँ बनते हैं, या सेल के अंदर कौन सी फैक्ट्री है जो इनको बनाती है। तो देखो, राइजोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइजोसोम्स बनाते हैं, राइजोसोम्स ही इनको प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। राइजोसोम्स आर वेरी राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स फाउंड ईदर इन अ फ्री स्टेट, या तो ये फ्रीली घूम रहे होते हैं या सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER, आपने दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रखी हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वो होती ही राइबोसोम्स के अटैच होने के कारण। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अब देखो, एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं अपन। तो मेक अ कंपैरिजन टू राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। तो स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट सेल कैसे हैं, एनिमल सेल कैसे हैं, तो समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्लांट सेल के पास दो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा है। एक तो इसके अंदर प्लास्टिड होता है, और इसके पास में क्या होता है, सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल को याद रखो, ऐसे याद रखो कि हम एनिमल्स तो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेल में कोई भी दीवार नहीं है, और प्लांट्स कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सेल के अंदर क्या है, एक दीवार एक्स्ट्रा है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो देखो, एनिमल सेल को देखो, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल्स। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज, और वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, रिजिड यानी बहुत ही हार्ड। अब देखो, एक्सेप्ट द प्रोटोजोआन यूग्लेना नो एनिमल सेल पोसेसेस प्लास्टिड। तो किसी के पास प्लास्टिड नहीं होते, बट इनके पास प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड भी कलर वाले होते हैं, इसीलिए तो प्लास्टिड के कारण ही क्या होते हैं, प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है। फिर देखो, एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होती है बच्चों, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, फूड वगैरह, एनर्जी वगैरह स्टोर करके रखते हैं, फूड वगैरह। तो आपने देखा होगा एनिमल्स तो दिन में 4-5 बार खाना खाते हैं, इसको मैं ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन प्लांट तो महीनों तक नहीं खाते। अगर एक बार बारिश आई या एक बार आपने खाद डाली है तो ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स के, एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स छोटी होती है और स्मॉल होती है, टेम्पररी होती है। प्लांट्स के अंदर क्या होती है, मोस्ट मैच्योर प्लांट्स हैव अ परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। तो इनके अंदर बड़ी बड़ी वैक्यूल होती है।
एनिमल सेल्स के साथ में क्या होता है, इनके अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस होता है। प्लांट सेल के अंदर सिंपलर गोल्जी एपरेटस होती है कॉल्ड डाइकोटोसोम्स। तो इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं डिक्टोसोम्स के नाम से। फिर एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बच्चों, 5th and 6th एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो ये 2 पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये वेल एंड गुड है, ये आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएंगे। अब देखो, हाउ इज प्रोकार्योटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकार्योटिक सेल। तो ये तो हमने अभी अभी डिफरेंस में देखा था, इसको फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, सेम ही है। सेल की साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, इसकी 5 to 100 माइक्रोमीटर होती है। इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, न्यूक्लॉइड होता है, और इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पूरा अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम से बना होता है प्रोकार्योटिक सेल। इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको ये भी बता दूं कि ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी पेयर का मतलब जोड़ी, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। बस एक ही पेयर जो होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस के अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन सब की बात हो रही है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह नहीं होते हैं, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन बाय फिशन और बर्डिंग, इसके अंदर क्या होता है, फिशन यानी खुद के अंदर से एक में से 2 को डिवाइड करता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोटिक और मियोटिक, ये दोनों सेल डिवीजन होते हैं। एक में से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं या एक में से 4 डिवीजन होते हैं। अब देखो, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाए, टूट जाए, तो क्या होगा। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट मेंटेन्स इट्स होमोएस्टोसिस। तो अब देखो, इसको ऐसे समझो बच्चों कि आपकी जो हाथों की जो चमड़ी है, अगर वो हट जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपकी हड्डी, खून सब बाहर आ जाएगा। तो इसको फटने से हमें रोकना होगा। दैट इज कांस्टेंट इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल को ये क्या करती है, अंदर की हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखती है। बाहर से मक्खी वगैरह या कोई भी चीज़ को, कोई भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी बाहर की चीज़ को आने नहीं देती, फॉरेन बॉडी को। If it ruptures or break down, the constant internal chemical composition of the cell will be lost. अगर ये टूट जाती है, फट जाती है, तो जो constant chemical composition है का है जो है सेल, जिन जिन चीज़ों से बना है, वो सब फिर क्या होने लगेगा, बिखरने लगेगा, और सेल ढंग से बेसिक फंक्शन भी नहीं कर पाएगा। सच अ सेल विल बी रप्चर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज किल्ड। तो ऐसा सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो गई तो। अब देखो, व्हाट वुड हैपन टू लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्जी एपरेटस। अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होगी तो सेल की लाइफ को क्या होगा। तो देखो, द मटीरियल सिंथेसाइज्ड इन द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टोर्ड, मॉडिफाइड, पैकेज्ड एंड डिस्पैच। तो यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल को स्टोर किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसके अंदर और चेंजेस किए जाते हैं, अपडेट किया जाता है, उसको पैकेज किया जाता है और डिस्पैच किया जाता है। एक तरीके से जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आप क्या करते हो, कोई भी सामान को मंगवाते हो तो वो लोग पहले बनाते हैं, फिर पैक करते हैं, डिस्पैच करते हैं टू वेरियस टारगेट साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। Packs product in vesicles, the secretory vesicles. In some cases, complex sugar कहो चाहे cellulose कहो may be made from simple sugars in Golgi apparatus. तो सेल्यूलोज जैसी चीज़ें भी गोल्जी एपरेटस के अंदर बनती हैं। द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स विच विल नॉट बी पॉसिबल इफ गोल्जी एपरेटस इज नॉट देयर। तो बहुत सारी चीज़ें सेल को बनाने के लिए, सेल की जो भी रिक्वायरमेंट होती, नीड होती है, उसको पूरी करने के लिए गोल्जी एपरेटस पैक करती है, मटेरियल पहुंचाती है, स्टोर करती है। अगर वो नहीं होगी तो फिर सेल ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा और सेल भी ढंग से नहीं रह पाएगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई। तो पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स। उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं
जो फूड का क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन, फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड वाटर, और क्या करते हैं, CO2 और वाटर को रिलीज करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी विच इज यूज टू फॉर्म हाई एनर्जी ATP। तो एडिनोसिन ट्राइस फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइस फॉस्फेट, ये ध्यान रखना है, ये इस फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूल में। ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी। ATP जो है हमारी एनर्जी की करेंसी, जितना इसको आप, जितना ज़्यादा आपके पास होगी उतना ही आप अच्छे से आपकी बॉडी पर वर्क कर पाएगी। Of cell and it is used as cellular fuel. Energy stored in ATP is used to bring about energy requiring activities of the cell such as photosynthesis, protein synthesis and muscle contraction. तो हम शरीर के अंदर जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोटीन बनता है या प्लांट्स जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन सभी के लिए ATP की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही होती है। अब देखो, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। तो ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं, तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER में, RER सिंथेसाइज प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूइंग सेल मेम्ब्रेन। तो ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बनाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स को बनाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, स्मूथ बटर जैसी, लिपिड का मतलब भी फैट होता है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो बच्चों ये तो 7th स्टैंडर्ड से आप सीखते आ रहे हो कि ये कैसे फूड लेता है। तो अमीबा हैज़ अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, इट एनेबल्स अमीबा टू एनगल्फ इन फूड बाय प्रोसेस कॉल एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस नाम की प्रोसेस से ही अपने फूड को अंदर ले लेता है, स्यूडोपोडिया की मदद से। स्यूडोपोडिया मतलब फेक फॉल्स फीट, उनकी मदद से ये क्या कर लेता है, फूड को अंदर ले लेता है। तो ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर ऑस्मोसिस, देखो अभी अभी हमने पढ़ा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो देखो, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो जहाँ पे सॉल्यूट कम होते हैं, उधर से ये कहाँ जाता है, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं उस कॉन्सेंट्रेशन में, टू विच मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमिएबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 का इंटेक्स क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप फिर से इसको समझ लेना, एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर करके रिवाइंड कर करके सुन लेना, ताकि आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और आप लेक्चर सीरीज़ भी देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर का। If you like this video, please like, share and subscribe your favorite channel Knowledge is Wisdom.